कल के क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेजल कैविटी। मतलब हम 3 जो स्टेप्स हमने स्टार्ट किए थे, ब्रीथिंग पहला स्टेप, दूसरा रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होगा, और जो थर्ड हमारा प्रोसीजर था सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट प्रोसीजर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या फिजियोलॉजी है, कैसे ब्रीथिंग में जो CO2 अंदर लेना और सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर एक्सेल करना, ये प्रोसीजर जो लंग्स में जाता है, तो पूरे लंग्स की इंटरनल फिजियोलॉजी, यहाँ तक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाती है, ऑक्सीजन जो अंदर जाती है, ये कैसे लंग्स तक रीच करेगी तो हमको देखना है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है, हमारी लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करती है, अगर एक लंग्स को हम अगर बलून मारकर चले तो लंग्स को कौन से ऐसे कंपार्टमेंट से बॉडी के जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीथिंग के अंडर जो हमारा पॉइंट है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलता है, what are the parts basically of the respiratory system, right? So yesterday I have told you रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने कल आपको समझाया कि जहां से एयर इनहेल करते हैं वो हमारा मेन पाथवे कौन सा रहना चाहिए, नॉट माउथ, नॉट द वोकल कैविटी और द ओरल कैविटी, इट शुड बी अवर नेजल कैविटी। ठीक है, तो नोज के रास्ते से हम सांस अंदर लेंगे और मतलब ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 को एक्सेल करेंगे। राइट, तो अब उसके बाद तो इसमें और नोज में और कंपार्टमेंट्स है, तो एक एक चीज को बाद में डिस्क्राइब करेंगे। पहले ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी ओवर लुकआउट देख लेते हैं, मतलब ऊपर से नोज से लेकर तो लंग्स तक क्या क्या चीजें आती हैं उसको देख लेंगे। राइट, उसके बाद एक एक चीजों को ओपन करके अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। राइट, सो ये आपका कौन सा कैविटी है, ऊपर वाला नेजल कैविटी, और ये कौन सा है, ओरल कैविटी। एंड यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि अगर फूड ओरल कैविटी से एंटर कर रहा है तो इट शुड नॉट गेट एंटर इनसाइड द नेजल कैविटी। मतलब नोज में आपका जो भी खाने का फूड प्रोडक्ट है वो नोज में नहीं एंटर हो जाना चाहिए, इसलिए नेचर ने यहाँ पर एक फ्लैप लाइक कवर लगाया और उसका नाम क्या था, इट वॉज कॉल्ड एज यूवुला। ठीक है, तो फ्लैप लाइक कवर का नाम क्या है, यूवुला। राइट, चलो, तो ये यूवुला है, ये क्या प्रिवेंट करता है, द यूवुला दैट इज द हैंगिंग स्ट्रक्चर अराउंड द और एट द एंड ऑफ द बक्कल कैविटी दैट सपोर्ट द एंट्री ऑफ द फूड। मतलब समझ कर चलो ये फूड पार्टिकल है और ये बकल कैविटी है। ठीक है, तो ये रोटी का गस्सा है जो आपने खाया और ये आपके माउथ का या बकल कैविटी का नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट रहते हैं, अपर बकल कैविटी एंड लोअर। ठीक है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है। द अपर वन इज नॉट मूवेबल, आप कभी भी इसको हिला नहीं सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देख लो, ये कभी नहीं हिलेगा, ये हिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला मूवेबल है, ये इमूवेबल है। तो इमूवेबल जॉ, दिस इज कॉल्ड एज जॉ, बेसिकली जॉ बोन। ठीक है, तो मूवेबल जॉ में अगर मैं फूड इंसर्ट करूं तो इसको मैं कुछ इस टाइप से देखता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो फूड जब एंटर करेगा तो ऊपर क्या है, फ्लैप लाइक कवर है। तो जब भी फूड एंटर करता है ना, ये फ्लैप लाइक कवर को पीछे धकेलेगा, समझ लो, थोड़ा जनरल लॉजिक लगाओ। ये जो फ्लैप लाइक कवर पीछे से हैंग कर रहा है, तो आपने फूड इस तरीके से खाया, तो फूड इधर एंटर करेगा बकल कैविटी से, और ये क्या करेगा, ये जो यूला है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, उसको पीछे तरफ भेजेगा। मतलब अगर एक 3D डायग्राम अगर हम देखें, तो जब ये फूड एनगल्फ हो रहा हो ना हमारे बॉडी में, तब ये यूला कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। राइट, पीछे तरफ दिख रहा है, तो मैं पूरा नहीं बनाना चाहता, बट ये ऐसा हो जाएगा कब, जब फूड एनगल्फ कर रहा है, ऐसा भी नहीं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, ताकि जो भी हम लिक्विड मैटर या फूड सोर्स एनगल्फ कर रहे हैं वो किस साइड ना चले जाए, वो नेजल कैविटी में एंटर ना हो जाए। राइट, तो आई होप you are clear about the function of the uvula. It prevents solid substance or the liquid substance from the oral cavity to the nasal cavity. ठीक है, तो ओरल कैविटी से नेजल कैविटी की तरफ फूड सोर्सेस या लिक्विड वगैरह ना जाए। आपने बहुत बार देखा हो किसी को एकदम बात करते करते बोलते रहता है, तो क्या करता है, कारस्तानी करता है वो, मतलब क्या बोलता है, खाना खाते वक्त बोलते मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो वो चबाते रहता है, खाना खाते रहता है। तो खाना खाते खाते अगर एकदम से खस्ता लग जाता है तो उसका दूसरा कारण है, उसको भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या रीजन होता है उसका, बट बेसिकली अगर एक लॉजिक लगाया जाए तो एकदम से पानी पीते पीते अगर किसी ने हंस दिया तो एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्या आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ कि हम हंसते वक्त
या बोलते वक्त हवा बाहर निकालते हैं कि हवा अंदर लेके जाते हैं? ठीक है, ट्राई करके देखो खुद से। अगर आप बोल रहे हो, कुछ बोलकर देखो, माइक ऑन करके मत बोलना, कुछ बोलकर देखो, जब भी बोलोगे तो ऐसे सामने हाथ रख कर देखो, तो एयर बाहर जाती है कि अंदर आती है? एयर सर बाहर निकलती है। तो अंदर एयर लेकर बोलना पॉसिबल नहीं होगा। बाहर एयर ब्रीथ, एयर को एक्सेल करके ही बोला जाता है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, समझेंगे उसको। पर जनरली अगर आप बोल रहे हो तो आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा? यू नीड टू अटर द वर्ड। अगर आप वर्ड अटर करोगे तो आपकी एयर कहाँ जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। अब आप अंदर फूड भी एंगल्फ कर रहे हो और यहाँ से एयर भी बाहर निकल रहे हो। देखो यही रास्ता है। देखो फूड का और एयर का कॉमन पाथवे आपको पता है, दैट इज कॉल्ड एज ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज फायरिंग्स। तो फायरिंग्स कॉमन रास्ता है फॉर द एयर एंड द फूड। अब एक लॉजिक लगाओ, जिस रास्ते से आप फूड को अंदर लेके जाना चाह रहे हो, आप उसी रास्ते से एयर को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, एयर कहाँ होगी? ये है दो बैग जिसमें एयर भर के रहती है, ऐसा समझो। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दब गई, तो एयर यहाँ से बाहर निकलेगी इस तरीके से। और जब ये फूलेगी, जैसे बलून रहता है, दबाओ तो एयर बाहर निकलेगी। और बलून को ऐसे वापस खींचो, ठीक है, तो खींचोगे तो एयर निकलेगी क्या? नहीं, बट कुछ प्रेशर रहता है जो क्रिएट होता है, जिसके कारण हवा अंदर आ जाती है। बट जनरल अभी समझो, अगर ये इंसान है, चलो इसको समझ लेते हैं कौन है ये हमारा, ये गोलू है। ठीक है, तो गोलू जो है, गोलू खाना खा रहा है और गोलू खाना खाते वक्त बात भी कर रहा है, राइट? So in that condition, when Golu is eating the food and he is to speaking, तब क्या होगा? ये वाले कंडीशंस में यहाँ से एयर बाहर निकलेगी और यहाँ से फूड भी एंटर कर रहा है। मतलब यहाँ से बोल रहा है तो हवा बाहर निकलेगी और फूड भी एंटर कर रहा है। इन दैट कंडीशन द यूला का इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। ठीक है, ये यूला बराबर फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज पीछे से क्या आ रहा है, उसको एयर का रेजिस्टेंस आ रहा है। दरअसल असलियत में क्या होना चाहिए, अगर खाना खाते वक्त ना बोले तो सीधा फूड का पार्टिकल ऐसे माउथ से एंटर करेगा, यूला को बोलेगा भाई गेट खोलो, जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो यूला क्या आएगा, हाँ हाँ आओ आओ पधारो, आप ही के लिए तो हो। तो यूला क्या हो जाएगा, ऐसा पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने के कारण आराम से फूड ऐसे रास्ते से, ये रास्ते से नहीं, दूसरा एक फूड का पाइप रहता है, वो रास्ते से चला जाएगा। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने खाने का पाइप यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया है। बट ये डायग्राम होने के बाद मैं आपको वहां पर डायग्राम लेकर समझा दूंगा कि फूड कैसे दूसरे रास्ते पर चला जाता है और ये रास्ते पर फूड नहीं आ पाता। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ से बाइफर्केशन हो जाता है और एक ट्यूब दूसरी तरफ निकल जाता है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर फूड पाइप ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि वी आर फोकस्ड अपॉन रेस्पिरेटर सिस्टम, नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना है, राइट? तो एयर अगर बाहर आ रही है इस रास्ते से, तो क्या करेगी, यूला को पीछे से रेजिस्टेंस देगी कि मत आओ आगे, पीछे पीछे मत आओ। और यहाँ से फूड में एंटर कर रहा है, उस वक्त क्या होगा कि जो भी आप पियोगे, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा, नाक पे चला जाएगा, राइट? तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि नोज, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी दोनों भी पीछे एक कॉमन पाथवे से जुड़ी होती है, कॉमन रास्ते से जुड़ी होती है, और वो कॉमन गेट का नाम है फारिंक्स। फारिंक्स। और ये जो देखो अब नोज है, तो नोज के पीछे वाले पार्ट को कहा जाता है नेजोफैरिंक्स। अब ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे वाला फारिंक्स ओरोफैरिंक्स। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा नया नया टर्मिनोलॉजी है, जब एक एक चीज को पढ़ेंगे तब अच्छे से आएगा। बट इन जनरल दिस फारिंक्स इज कॉमन फॉर नोज एंड फॉर माउथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप नीचे तरफ आओगे, तो देर इज ए बॉक्स, ऐसा कुछ एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, जो एक्चुअली वॉइस प्रोड्यूस करता है। एक सेकेंड, ठीक है, जो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करेगा, वॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो ये बॉक्स है जिसके अंदर वॉइस प्रोड्यूस होती है। इनडायरेक्टली आई मीन टू से, अगर कोई गिटार प्ले करता है या वायलिन प्ले करता है, तो कैसा रहता है, वो बॉक्स ही रहता है, उसके ऊपर क्या रहती है, स्ट्रिंग्स रहती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स से वाइब्रेट करता है, स्ट्रिंग्स से वाइब्रेट करेगा, तो स्ट्रिंग्स जितना वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अंदर से क्या रहता है, वो खाली रहता है। जैसे आप बांसुरी लो, तो बांसुरी में स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं रहती है, बट ओपनिंग रहती है ना। अगर बांसुरी के पूरे ओपनिंग्स को आप बंद कर दो तो आवाज प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल नहीं। या गिटार या वायलिन जो रहता है उसमें स्ट्रिंग्स रहती है लंबे लंबे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शाहरुख खान ऐसे बजाते रहता है बहुत सारे पिक्चरों में। तो बजाएगा मीन्स इंटरनल एरिया कैसा रहना चाहिए, हॉलो रहना चाहिए, ताकि आवाज क्या होके प्रोड्यूस होके बाहर निकल सके। समझ? इसी तरीके से ये बॉक्स रहता है, ये बॉक्स में स्ट्रिंग्स रहेगी, उसको बाद में देखेंगे। बट इन जनरल दिस बॉक्स विच प्रोड्यूस द वॉइस, इट इज कॉल्ड एज LARYNX, लैरिंग्स। ठीक है, तो एक है फैरिंक्स, एक है लैरिंक्स। ठीक, फैरिंक्स क्या है,
pharynx is the common pathway for the air and the food और liquid matter basically. फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे जहाँ ओपन होगा उसको फायरिंग्स कहा जाता है. तो बहुत सारे जनों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर फूड यहाँ से एंटर करेगा तो वो तो फिर लंग्स में जाकर एंटर हो रहा है. नहीं, मैंने एक ट्यूब नहीं बनाया, उसको मैं बाद में ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा. राइट, चलो अब इसको कैसे समझना है आगे जाकर देखो. ऐसे ट्री रहता है ना, ट्री कैसा रहेगा, ऐसे ट्रंक रहेगा, ट्रंक उसकी फिर ब्रांचेस रहेगी नीचे तरफ, सॉरी रूट्स रहेगी नीचे तरफ, और ऊपर तरफ उसकी क्या रहेगी, ऐसे बाइफरकेशन करके ब्रांचेस रहेगी इस टाइप से. तो दिस एरिया ऑफ द ट्री, दिस लार्जर पोर्शन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड एज ट्रंक. ट्रंक कहते हैं उसको. और ऊपर वाली जो टहनियां रहती है उसको क्या कहोगे, ब्रांचेस. तो उसी तरीके से उस ट्री को उल्टा कर देना है और यहाँ लगा देना है. ठीक है, तो वो वहां पर ट्रंक है, ट्रंक. ठीक है, ये यहाँ पर एक पाइप है जो एयर को नीचे लेकर जाएगा, एयर के पाथवे को नीचे लेकर जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रैकिया. ठीक, तो ट्रैकिया इज लाइक ट्रंक. देखो टी आर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टी आर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आता है ट्रंक, यहाँ पर आता है ट्रैकिया, वहां आता है ब्रांचेस, यहाँ पर भी कुछ आने वाला है ब्रांचेस से ही. ठीक है, तो इतनी चीज याद कर लेते हैं. अभी इसको मिटा देता हूं मैं. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आफ्टर माय कंप्लीशन. मेरा कंप्लीट होने के बाद आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, राइट, क्योंकि बाद में आपको स्पेस नहीं मिलेगी तो आपका डायग्राम अच्छा सा नहीं बनेगा. राइट, सो यूवुला इज कंप्लीटेड. यहाँ लिख देते हैं ये कौन सी कैविटी है, नेजल कैविटी. राइट, दिस इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी, ओरल और बक्कल कैविटी. तो ऊपर वाला नेजल कैविटी, नीचे वाला बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, और ये यूवुला, दोनों कॉमन पाथवे में ओपन कर रहे हैं फायरिंग्स. ठीक, अब एयर यहां से एंटर करके फायरिंग्स में जाएगी और फायरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी. राइट, तो यहां से एयर एंटर कर रही है, दिस एयर, ये एयर लैरिंग्स से एंटर करने के बाद डायरेक्टली ट्यूब में एंटर होती है, एंड दैट ट्यूब which carries the air. तो एयर का दूसरा शब्द क्या कहते हैं, विंड, हवा. ठीक है, तो हम इस ट्रैकिया को दूसरा जो शब्द देंगे दैट इज कॉल्ड एज विंड पाइप, हवा का पाइप. ठीक है, हवा की नली. जैसे वो कौन सा पिक्चर है, गदर पिक्चर है, गदर पिक्चर में तो सनी देओल के भाई को हिचकी आने लग जाती है. ठीक है, ऐसे ऐसे हिचकी लेते रहता है वो. तो वो कौन सी हीरोइन रहती है उसका नाम पता नहीं, बट वो हिचकी लेते रहता है. तो पाइप, डॉक्टर क्या करता है, पाइप डालकर हवा मारता है. ठीक है, उसके बाद उसकी आवाज ठीक करता है. तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी अंदर साइड भी एक पाइप रहता है जो दोनों लंग्स को बाइफरकेशन कर देगा. तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो ये वाला, तो ये वाले रीजन से खुद की बॉडी पर ही हाथ लगाकर देखना. अपने बहनों भाइयों को मत बोलना हाँ मुझे तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो खुद की यहाँ पर देखना, ये वाला जो ट्यूब यहाँ से रन कर रहा है, तो सामने तरफ जो रहता है वो फूड पाइप रहता है, और पीछे तरफ जो रहता है वो आपका सामने तरफ जो है वो आपका विंड पाइप रहेगा, एयर पाइप, और पीछे तरफ जो है जो आपका फूड पाइप रहेगा. समझ रहे हो, मतलब सामने से आपको भले ही आप फूड एंगल्स करते हो तो आपको लगता होगा कि हाँ यहाँ से सॉलो हो रहा है, तो सामने तरफ हमारा कौन सा पाइप होगा, खाने का रास्ता होगा या फूड पाइप होगा, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. एयर का पाइप सामने तरफ रहता है, और इस तरीके से कहाँ जाकर थोड़े दूर तक जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ से वो दो और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. तो जैसे ट्री है, ट्री के मान लो ये रूट्स है, तो रूट से क्या एंटर कर रहा है, सीधा सीधा एक पाइप एंटर कर रहा है. ठीक है, दैट इज वहां पर क्या है, ट्री का ट्रंक, जो बड़ा सा शाखा रहती है ना ट्री का, बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक ऑफ द ट्री. तो वहां पर ट्रंक ऑफ द ट्री, यहाँ पर ट्रैकिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक झाड़ जैसा है. राइट, तो यहाँ से क्या एंटर करेगा, ट्रैकिया एंटर करेगा, विच इज कॉल्ड एज विंड पाइप, हवा का पाइप. राइट, चलो, तो आगे जाकर ये ट्रैकिया दो अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड हो जाएगा. तो वहां पर क्या था, ट्री में क्या था, ब्रांचेस था, ब्रांचेस. यहाँ पर जो बाइफरकेशन हो जाएगा, मतलब ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला दिस इज कॉल्ड एज, वहां ब्रांचेस था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रोंकस. ठीक, तो ट्री का ट्रंक, यहाँ का ट्रैकिया, लर्न हो जाएगा, सिंपल है. तो लैरिंग्स को आप दूसरा शब्द क्या कह सकते हो, लैरिंग्स इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, आवाज प्रोड्यूस करने का डब्बा, वॉइस बॉक्स. डोंट गेट मतलब क्या, डोंट गेट
हेजिटेटेड, इससे डरना नहीं है, बिकॉज एक एक चीज को हम अलग उठाकर डिस्क्राइब करेंगे। ये मैं ओवर लुकआउट दे रहा हूँ कि हमको पूरा पढ़ना क्या है, ठीक है। एक एक चीज को उठाकर देखें किसका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है, नहीं होता क्या होगा, और होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो, तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया किसके जैसा है, ट्रंक जैसा है ट्री के, और नीचे आए तो क्या डिवाइड हो जाती है, टहनिया, पेड़ की जो क्या डिवाइड हो जाएगी, शाखा। तो उसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी ब्रांचेस है, पर ब्रांचेस से ही एक नाम इन्वॉल्व हुआ है, ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस, राइट। तो ये एक ब्रोंकस है, ये एक ब्रोंकस है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे लाइन लाइन दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसको एक बात देख लो कि लाइन लाइन जो है ये किस लिए बनाई गई है। तो आपकी बॉडी में जहां पर भी आप टच करते हो, मानकर चलो हाथ को टच कर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगी, बोन्स लगेगी। यहाँ मार कर देखो तो आपको बोन्स दिखेगी, ठीक है। तो आपके नोज में सबसे अच्छा एग्जांपल, आपकी नोज कंपेयर कर लो, नोज के यहाँ एरिया में आप देखो, रीजन इधर घूम, बट ये वाला रीजन इधर उधर घूम पा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। नोज का टिप का रीजन इधर उधर घूम रहा है, यस, तो दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। तो ये वाला क्या होगा, कार्टिलेज। बॉडी में अलग अलग टाइप के कार्टिलेज होते हैं, जैसे ये बेंड हो पा रहा है, आसानी से बेंड हो रहा है, सर को बेंड करके देखो, ओ गॉड, वन इज बोन्स, अनदर कार्टिलेज, ठीक है। नोज में रहती है कार्टिलेज, यहाँ पर ईयर में आपके यहाँ पर है कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज नाम का नया नया शब्द सुन रहे हैं, ये बॉडी को, बॉडी के कुछ कुछ ऐसे पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जहां पर बोन्स बोन्स नहीं डाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, गिव मी ए सेकेंड, चलो देखो अच्छे से। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ रहेगा, बोन्स की कुछ पार्ट को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज रहता है, ठीक है। अगर इसको मैं बोनी बना देता तो क्या डिफिकल्टी होता, बोनी बना देता, सामने वाले नोज के इसको मैं इसको बोन बना देते तो क्या डिफिकल्ट होगा, सोचकर खुद ही देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड का एनवायरमेंट है, मतलब गाड़ी का धुआं निकल रहा है, एक ऐसे रूम में बंद हो आप जहां पर किसी ने एक ही जगह खोली है खिड़की, साइलेंसर जो है धुआं वो फिक्स कर दिया, धुआं एंटर हो रहा है। अब आप क्या करोगे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल, अच्छा, किसको मेरा वीडियो ब्लर दिख रहा है, मुझे सर, साक्षी, बाकी जनों को, सर हमें बराबर बाकी दिख रहा जनों है। को आप, बाकी जनों का क्या रेस्पॉन्स है, जिन्होंने बोला उनको छोड़ के, ठीक दिख रहा है सर। एक सेकेंड ना, देख रहा है सर। अभी देखो, एक ही जन बोलना, सब जन माइक ऑन करोगे तो वीडियो नहीं दिखने वाला। साक्षी, मैंने नाम नहीं पढ़ा, साक्षी ऊपरे थी शायद जिसको नहीं दिख रहा था, हाँ सर, दिख रहा है क्या अभी, हाँ अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है, चलो ठीक है। तो नोज को बोन, नोज के पीछे वाले पार्ट को ही बोन बनाया, सामने वाले पार्ट को कार्टिलेज बनाया, इधर देखो ऐसे घूम रही है ना, ठीक है। तो सामने वाले पार्ट क्या है, कार्टिलेज है। इसको बोन नेचर ने क्यों नहीं बनाया, तो इमेजिनेशन करो, अगर बहुत ज्यादा आपके ऐसे रूम में बैठे हो जहां पर एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड या एकदम एग्जॉस्ट आ रहा है, आप बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप जोर जोर से सांस लेने की शुरुआत करोगे। ये लो, आपने अगर, नेचर ने अगर बोन्स बना दी होती इस सामने वाले पार्ट को, तो क्या आपकी कभी नाक खुल पाती, या मम्मी ने जब भी जोर से चमाटा मारा होगा बचपन में, ठीक है, वैसे तो मारा ही होगा बहुत बार, तो आप क्या करोगे, मुझे क्यों मारा, ऐसा गुस्सा दिखाओगे आप। तो जब आप गुस्सा दिखाते हो तो नाक फूलेगी कि नहीं फूलेगी, जरूर फूलेगी, ठीक है ना। तो गुस्सा वाला एक सीन छोड़ दो, पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी ऐसी गैस आती है जो आपके लंग्स के लिए अच्छी नहीं है और वो आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपकी नाक होगी क्या, फूलेगी। तो इसको बोन बनाना क्या सही रहेगा, ये सामने वाले पार्ट को बोन बनाना नहीं, वो कार्टिलेज ही सही है। तो कार्टिलेज का फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आगे जाकर और समझेगा आपको।
पर जनरल में देखा जाए तो बॉडी के स्केलेटन को, ठीक है, बॉडी के स्केलेटन को, बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग अलग फंक्शन करने के लिए जो सपोर्ट करता है बोन्स के साथ, वो है कार्टिलेज। कोई भी कार्टिलेज बिना बोन्स के, ज्यादातर सभी नहीं, ज्यादातर कोई भी कार्टिलेज बिना बोन्स के वर्क नहीं करता। कुछ कुछ ऐसे भी कार्टिलेज है जो बिना बोन्स के भी आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बिना बोन्स के मतलब अगर ये मेरी एक बोन है और ये दो बोन है तो इनके बीच में मैं कार्टिलेज लगा देता हूँ, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिस इज योर रिब्स। रिब्स मतलब ये आपके शरीर की हड्डी है। कौन सी? ये वाली, ठीक है। चेस्ट, चेस्ट रीजन में, चेस्ट नहीं बोल सकते, थोरैक्स रीजन में, ठीक है। तो थोरैक्स रीजन में जो आपकी रिब्स है, रिब्स, ठीक है, पसलियां बोलते हैं हिंदी में, पसलियां, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिब्स बोलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपकी एक पसली है, एक रिब्स है, और ये आपकी दूसरी रिब्स है, ऐसे समझो। तो दोनों रिब्स को मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों रिब्स मेरी कुछ इस तरीके से है, राइट। तो यहाँ पर मैंने दोनों रिब्स को साथ में ले लिया। अब इमेजिनेशन करना, ठीक है, इमेजिनेशन करना, इफ देयर वुड बी नो कार्टिलेज, अगर आपके बॉडी में, आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज हो ही नहीं, ऐसे ही रहता है इस तरीके से, तो ये अभी अंदर नहीं घुस पाएगा, बट इस तरीके से आपके दोनों क्या रहेंगे? दोनों ये रहेंगे, रिब्स रहेंगे, ठीक है। आई होप सो सबको दिख रहा होगा। अब अगर इसके बीच में कार्टिलेज नहीं रहता है तो देखो क्या होगा। कार्टिलेज नहीं रहता है तो कार्टिलेज का नेचर ऐसा है, वो एक्सपांड हो सकता है। बोन एक जगह से दूसरे जगह पर एक्सपांड नहीं हो सकती। ये बोन है, खींच कर देखो, नहीं खींच रही है, इसको भी बिल्कुल नहीं खींच रही है, एकदम हार्ड मटेरियल की बनी होती है। तो कार्टिलेज और बोन को कंपेयर करो तो कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट मैट्रिक्स का रहता है, मतलब थोड़ा कम हार्ड रहता है एज कंपेयर टू बोन। बोन इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, एंड कार्टिलेज इज नॉट सो हार्ड, इट इज सॉफ्ट मैट्रिक्स। मतलब वो खिंच सकता है। देखो ईयर आपका ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे जा सकता है, नोज भी जा सकती है। तो अगर बोन्स के, दो बोन्स के बीच में अगर मैं कार्टिलेज नहीं लगाता हूँ तो आप जोर से सांस लेकर देखो, तो ये कैसा होगा पता है? अगर मैं सपोज करो इसमें कार्टिलेज नहीं डाल रहा हूँ, तो अगर सपोज करो कार्टिलेज डाल रहा हूँ, अब क्या होगा? आप सांस लोगे, ये ऐसा एक्सपांड होगा, वो वापस आएगा। थोड़ा मैंने ज्यादा एक्सपांड कर दिया है, इतना ऊपर नहीं जाएगा ये। तो अगर आपने सांस ली तो दोनों रिब्स क्या होंगे? दोनों रिब्स दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे। ऐसे होता है। मतलब आप कैसे करते हो, फिर नॉर्मल आते हो। तो इसी तरीके से दोनों रिब्स है, जैसे एक्सपांड होगी फिर वापस आएगी, फिर एक्सपांड होगी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन चलता है। तब जब दो बोन्स के बीच में, ये वाली और ये वाली बोन्स के बीच में जब कार्टिलेज रहेगा, तभी ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। अब चलो कार्टिलेज हटाओ। अब कार्टिलेज हटाओगे तो क्या होगा पता है? सांस लो, आप ले ही नहीं पा रहे हो, ये आगे जाएगा ही नहीं, ये यहीं पर अटक गया। फिर सांस लो, ऐसे जोर से लोगे, ये यहीं पर रहेगा। क्यों? कुछ एक्सपांड और रिलैक्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने के लिए कोई कार्टिलेज ही नहीं रखा गया है। समझ रहे हो? सो ये जो ट्यूब है, ट्यूब दैट इज, ये जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप के रास्ते में भी, ठीक है, विंड पाइप के रास्ते में भी कार्टिलेज लगाए गए हैं। आप अपने विंड पाइप को या ट्रैकिया को हाथ लगाकर महसूस कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऐसे गोल गोल रिंग दिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ट्यूब नहीं है। तो अच्छे से देखना, फारेंक्स में मैंने कोई ट्यूब नहीं लगाया, कोई मैंने कार्टिलेज नहीं लगाया, बट ट्रैकिया से अंदर तक मैंने पूरे ऐसे पूरे रिंग्स बनाए हैं इस तरीके से, ठीक है, गोल गोल ऐसे रिंग्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर ट्रैकिया है, अगर आप सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, तो ये कोलैप्स नहीं हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? कोलैप्स मतलब कैसे समझाऊं? देखो, सपोज करके चलो, हाँ, राइट, टंकी अगर नीचे है, ठीक है, टंकी अगर नीचे है और ऊपर अगर आप पाइप लेके जा रहे हो, तो टंकी नीचे है और पाइप ऊपर लेके जा रहे हो, तो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए ना। पानी अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो पानी हमेशा पाइप पर क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। पाइप कहाँ गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो आपको हर जगह पर पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? जैसे हमारे घर की पाइपलाइन रहती है ना, वो पाइपलाइन में एक सी टाइप ऐसे कलर के ऐसे ये लगाए जाते हैं, स्टील के छोटे छोटे ये लगाए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लेट्स लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर का जो पाइप रहता है, वो दीवार में एक ऐसा और ऐसा, समझ रहे हो? मतलब सामने से देखो तो इस टाइप से और फिर इस टाइप से, ऐसे दीवार में 2 किलो से एक स्टील की एक पट्टी ठोकी जाती है। क्यों? ताकि वो पाइप जो है वो नीचे ना गिरे, मतलब उसको सपोर्ट करना है। इसी तरीके से
बॉडी में यहाँ पर आपकी क्या है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जिंदगी पर सांस लेना है, जिंदगी पर इस लंग्स के थ्रू जीना है, समझ रहे हो। तो इस लंग्स में क्या पहुंचाना है, गैसेस पहुंचानी है, ताकि ब्लड उसको ले जाकर पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचा सके और रेस्पिरेशन हो पाए। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कोलैप्स नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, यही है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। तो इसको बाद में देखते हैं और अच्छे से। तो ट्रैकिया विच इज कॉल्ड एज विंड पाइप और एयर पाइप, जनरली विंड पाइप है, वो बाइफरकेशन होता है, वो डिवाइडेड होता है किसमें, ब्रोंकस में। चलो समझते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, ये है RL मतलब राइट लंग, ये है LL मतलब लेफ्ट लंग। तो RL राइट लंग, LL लेफ्ट लंग। ठीक है, चलो राइट। तो आई विल गिव यू टाइम टू राइट, थोड़ा सा जल्दी देखना, ये ड्रॉ करना है आपको। एक काम करो, एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते साइड में है, जिसने नहीं ड्रॉ किया है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। मैं यहाँ कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, जो भी लिखूंगा मैं नीचे तरफ लिखूंगा, सो डोंट गेट वरी अबाउट दैट। यहाँ से आप धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कान में ईयरफोन तो हो गए सभी के, तो धीरे धीरे मेरी बात सुनते जाना। चलो, तो बॉडी के सेंटर में मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। अच्छा, सबने कॉपी कर लिया है कि कर नहीं किया है आपने, ये बता दो पहले। स्क्रीनशॉट है सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट है, ये एडवांस है एडवांस मेथड है। अच्छा, स्क्रीनशॉट वाले का नाम बताओ मुझे। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट वाला कौन है, बताओ बताओ। अरे नहीं बता रहे हो नाम। सृजन है क्या, सृजन? नहीं सर। अच्छा, चलो बाद में मुझे पर्सनली बता देना कौन है स्क्रीनशॉट वाला। वैसे आइडिया अच्छी है स्क्रीनशॉट की, बट बाद में ड्रॉ करोगे नहीं करोगे इसका आपको लॉस नहीं होना चाहिए। बताओ, मैं समझाना एक्सप्लेनेशन करूं कि यू नीड टाइम टू ड्रॉ दिस? एक्सप्लेनेशन सर, एक्सप्लेन करो सर। चलो ठीक है, देखो तो फिर तो आप कॉपी कर लेना, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो राइट। तो जो बॉडी के थोरैक्स रीजन से यहाँ से लेकर, यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ एंड तक, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोल सकता हूँ, या लॉन्गेस्ट बोन बोल सकता हूँ इसको, हार्डेस्ट तो दूसरी है। तो यहाँ से ऊपर से लेकर ये यहाँ तक जो हमारी बोन एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरनम। स्टेरनम, ठीक है, स्टेरनम यहाँ लिखता हूँ। तो चेस्ट बोन का नाम क्या है, चेस्ट बोन, ठीक है, चेस्ट बोन। उसको थोरैक्स बोन नहीं कहा जाता है, चेस्ट बोन, CHEST, चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टेरनम है, स्टेरनम, स्टेरनम, ठीक है। तो जो सेंटर में है, आपको लंबी सी यहाँ पर एक बोन दिख रही है, मतलब आपको नहीं दिखेगी, महसूस कर सकते हो। यहाँ पर मिडल में प्रेस करोगे तो आपको बोन दिखेगी, यहाँ पर आपको कोई बाइफरकेशन नहीं दिखेगा। बट अगर दो रिब्स के बीच में हाथ लगाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा, समझ रहे हो। जैसे आप हेड, यहाँ पर हाथ लगाओ चाहे यहाँ पर हाथ लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, आपको कहीं पर ऐसे नहीं लगेगा कि दो बोन्स के बीच में कुछ गैप वगैरह है, नहीं महसूस होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर हाथ लगाओ स्ट्रेट, तो आपको लगेगा नहीं कि ये बोन्स कहीं पर रुकी हुई है, मतलब यहाँ पर बीच में कार्टिलेज वगैरह कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। पर जब आप रिब्स को हाथ लगाओगे ना, एक रिब्स को, जो पतला है वो इंसान अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, तो पूरा स्टमक लेके अंदर एक रिब्स के बाद आप दूसरे रिब्स को हाथ लगाओगे ना, आपको बीच में गैप मिलेगी, मतलब वहां क्या एग्जिस्ट करता है, वहां कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। चलो, तो रिब्स में, ये जो रिब्स है उसमें क्या है, कार्टिलेज है। बट जो सेंटर में है चेस्ट बोन, दैट इज स्टेरनम, दैट इज ए सिंगल बोन, ठीक है, उसमें कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंगल चेस्ट बोन है उसका नाम क्या है, सबने सबसे टॉप पे लिखा हूँ, चेस्ट बोन का नाम है STER, स्टेरनम। चलो, अब ये समझाया इसलिए ये बोन, क्योंकि आपको राइट लंग और लेफ्ट लंग में कुछ अंतर दिख रहा होगा, और वो अंतर ये है कि सर राइट लंग का शेप जैसा भी हो, लेफ्ट लंग का शेप ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ड्रॉ करना जरूरी है, प्रॉपरली ऐसा ही सवाल आता है। तो राइट लंग का जैसा शेप है वैसा लेफ्ट लंग का शेप नहीं है। द शेप ऑफ द लेफ्ट लंग इज समवॉट कर्व्ड, मतलब इसका जो शेप है, या इसका अगर देखो, इसका शेप कम होने के कारण इसका वेट भी कम हो जाता है, और इसका शेप ज्यादा होने के कारण वेट भी ज्यादा हो जाता है। तो इसका भी कुछ रीजन है, मतलब योर लेफ्ट लंग इज स्लाइटली लेसर इन शेप एज कंपेयर टू राइट लंग, उसका शेप थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू हमारी राइट लंग। और दूसरी बात, उसका शेप कम होने के कारण लेफ्ट लंग का वेट भी हो जाता है कम। अप्रोक्सीमेट
600 ग्राम वेट है लेफ्ट लंग का। कितना? 600 GM, नॉट गुड मॉर्निंग, 600 ग्राम। और लेफ्ट लंग का कितना है? 700 ग्राम वेट है। सॉरी, राइट लंग का वेट कितना है? 700 ग्राम। लेफ्ट लंग का कितना है? 600 ग्राम। इसका रीजन समझते हैं, व्हाई इज द लेफ्ट लंग शॉर्टर और लेसर इन शेप एंड वेट एज कंपेयर टू द राइट लंग। तो कहीं ना कहीं वी से दैट क्या, मेरा दिल मत तोड़ना, ऐसे बोलते हैं, दिल मत तोड़ना। तो हमेशा दिल कैसे दिखाते? जब भी हम स्कूल या कॉलेजेस में रहते थे तो वी यूज टू शो हार्ट हियर, ठीक है, जब डांस में पार्टिसिपेट करते थे तो इस तरीके से हार्ट दिखाते थे। बट वो बाद में धीरे धीरे बड़े हुए तब समझ में आया कि दरअसल इधर नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा इधर रहना चाहिए, ठीक है, इस साइड में। मतलब पूरे बॉडी के थोरैक्स रीजन में कहीं ना कहीं यहाँ, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड। हाथ को आप ऐसा कर दो, बस यहाँ पर आपके हार्ट का पोजीशन हो जाएगा। अब आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड इज, ठीक है। आप जब अगर जो भी आगे जाकर एमबीबीएस वगैरह करेगा या मेडिकल फील्ड में जाएगा तो डॉक्टर शो मेनी एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी का ऐसा डिसाइड करना है या ऐसा ओरिएंटेशन डिसाइड करना है, वो आपको सब आगे समझता है धीरे धीरे। बट जनरल जो मैंने आपको बताया, ये वेंट्रल पोजीशन है या एंटेरियर है। तो वेंट्रल और एंटेरियर पोजीशन पर, वेंट्रल और एंटेरियर पोजीशन पर आपका हार्ट है, एंड दैट टू वेयर हियर एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका हार्ट रहता है। सो हार्ट इज नॉट हियर, हार्ट इज हियर। तो थोड़ा हम तो हार्ट की बीट कहीं ना कहीं यहाँ महसूस करते हैं, समझ रहे हो। सो हार्ट हैव हाउ मेनी चेंबर? हार्ट हैव 4 चेंबर, 4 उसके चेंबर रहते हैं। सिंपल अगर देखो, मैं घर में गया, घर में 4 रूम थे, 4 रूम थे। मुझे घर के गेट से ही, घर के दरवाजे से ही महसूस होने लगा कि ये घर में सब्जी बन रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि घर में जो सब्जी बन रही है उसकी महक घर के हर एक रूम में है, हॉल में भी है, बेडरूम में भी है, दोनों बेडरूम में है और किचन में भी है। बट दरअसल जब मैं अंदर आकर देखा तो मुझे पता चला नहीं, जो मैं सोच रहा था वो गलत है। खुशबू भले ही चारों रूम में प्रेजेंट है, ठीक है, बट असली खुशबू किधर से आ रही है? जिस तरफ किचन है वहां से ज्यादा खुशबू उत्पन्न हो रही है। मतलब मैं घर का मेन सोर्स ये तो नहीं कह सकता ना कि किचन ही है जहां से खुशबू आ सकती है, बस बाकी कोई जगह से नहीं आ सकती। नहीं, बाकी जगह पर खुशबू हो रही है, पर खुशबू का ज्यादा अमाउंट किचन में है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मैं क्या बोलूंगा? ये वो हिस्सा है, अगर घर के 1 2 3 4 रूम है, और जो फर्स्ट रूम है ना, फर्स्ट रूम यहाँ दिख रहा है, ये किचन, ये हाउस है, इसके 4 रूम बना दिया और ये किचन है, ठीक है। बाकी को छोड़ दो, हॉल होगा, बेडरूम होगा, कुछ भी होगा। किचन से अगर स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, वो स्मेल यहाँ 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 हर जगह पर जाएगी, राइट। तो एवरी हाउस, एवरी इंडिविजुअल हैव समथिंग फंक्शन, कुछ ना कुछ हर कंपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शन होगा। बट किचन से मैक्सिमम स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं स्मेल प्रोडक्शन का ओरिएंटेशन सिर्फ किचन को दे दूं, ये तो गलत होगा, क्योंकि बाकी जगह पर भी तो स्मेल प्रोड्यूस हुई है, बाकी जगह पर भी तो स्मेल गई है, पर स्मेल का ओरिजिनेशन या खुशबू का ओरिएंटेशन किचन से हुआ है। इसी तरीके से जो हार्ट है ना, हार्ट, उसके 4 चेंबर रहते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए, वो मानकर चलो ये हार्ट, इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ यहाँ दिख रहा है। तो ये अगर हार्ट है तो इसके ये हो गए 4 चेंबर, तो 4 चेंबर हो गए। तो जो 1 2 3 एंड 4, जो 4th चेंबर है ना, 4th चेंबर, वही 4th चेंबर है जो मैक्सिमम क्या करता है? मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे चारों रूम थे, चारों रूम में से सबसे ज्यादा खुशबू का उत्पादन या खुशबू प्रोडक्शन, ठीक है, स्मेल, सब्जी की जो स्मेल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी? किचन से। बट बाकी जगह भी क्या होगा? उसका इफेक्ट दिखेगा। इसी तरीके से हार्ट जो है, हार्ट का ये 4th चेंबर है, 4th चेंबर इधर वाला, ये 4th चेंबर क्या करेगा? ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई करेगा। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाता है? थोड़ा इस टाइप से, ऐसा फ्लेक्शन रहता है। मतलब हार्ट यहाँ तो है, इस टाइप से तो है, पर थोड़ा लेफ्ट साइड क्या है? टिल्टेड है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं, सो टू अकोमोडेट द पोजिशन ऑफ द हार्ट इन बिटवीन द 2 लंग्स, तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से, इस साइड में, समझ लो, इस साइड में हार्ट ऐसा दिखता है, ऐसा। तो सबसे मैक्सिमम प्रेशर ये है, सबसे मैक्सिमम प्रेशर, मतलब ब्लड पूरे बॉडी में। अगर आप यहाँ पैल्प करके देखो, ठीक है, या इस साइड में रेडियल नर्व पर आप पैल्प करके देखो, आपको क्या दिखेगा?
आपको प्रेशर महसूस होगा कि हार्ट किस तेजी से क्या हो रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, राइट। तो ब्लड जिस तेजी से पंप कर रहा है आपको यहाँ दिखेगा, बट असलियत में कौन सा चेंबर है जो यहाँ प्रेशर हमको नजर आ रहा है, समझ लो। जो यहाँ पर हम प्रेशर देखते हैं वो कौन से चेंबर का प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं कि फोर्थ चेंबर। तो आप अगर हाथ लगाओगे तो आपको हार्ट का पोजीशन अगर इस साइड दिखता है, उसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा प्रेशर, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको किचन से सबसे ज्यादा स्मेल आती हुई दिखेगी। अगर आप हार्ट को देखो तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा चेंबर क्रिएट कर पा रहा है, फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी के हर रीजन में ब्लड पहुंचाना है। तो फोर्थ चेंबर है वो मैक्सिमम क्या करता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ताकि ब्लड एकदम झटके से पूरे बॉडी में जाए। इसलिए हार्ट का पोजीशन आपको किस तरफ महसूस होता है, इस तरफ। तो अगर ये इस साइड वाला पार्ट ब्लड पंप करता है ना बॉडी में, तो आपको हार्ट कुछ इधर इस साइड महसूस होता। बट ये वाला पार्ट फंक्शन है लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला हार्ट का जो पार्ट है वो ज्यादा जोर से, मतलब पूरे बॉडी में जो पंप करता है ब्लड, वो कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। जिसको भी हार्ट की फंक्शन फिजियोलॉजी ये वो समझ में नहीं आ रहा है, डोंट गेट वरी, आगे जाकर समझेगा। बट इतना तो सबको पता है कि हार्ट इज द ऑर्गन विच सप्लाइज द ब्लड टू द बॉडी। तो कोई ना कोई तो होगा जो एकदम से ऐसे पंप करके, कोई ना कोई चेंबर तो होगा जो पंप करके ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी में, तो वो हार्ट है। चारों चेंबर नहीं सर, कोई एक चेंबर होगा, तो वो ये वाला चेंबर है, फोर्थ वाला। थोड़ा हार्ट इस तरफ नजर आता है और फोर्थ चेंबर थोड़ा इस साइड हो जाता है, इसलिए हार्ट थोड़ा यहाँ धक 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 करते हुए दिखता है। बट इट इज नॉट एट दिस साइड, इट इज दिस एट द सेंटर मोस्ट पोजिशन एंड इट इज लिटिल मोर ट्विस्टेड। देखो मैंने उसको सीधा बनाया है क्या, मैंने उस तरफ टिल्ट कर दिया है उसको, राइट। तो ये हार्ट की पोजीशन को अकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग का शेप थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। नाउ दिस पोजीशन वेयर हार्ट इज सिचुएटेड, इट इज कॉल्ड एज, बहुत सिंपल नेम है, स्टेरनम। स्टेरनम है, चलो स्टेरनम। स्टेरनम के मिडल में यहाँ पर, स्टेरनम के मिडल में यहाँ पर रहता है हार्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड रहता है। तो स्टेरनम है, स्टेरनम क्या है, चेस्ट बोन है। तो स्टेरनम के मिडल में आता है हार्ट का पोजीशन, दो लंग्स के बीच में जो हार्ट के नेचर ने पोजीशन बनाई गई है। तो इसके ऊपर क्या रह सकता है पता है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक स्टेरनम रहेगा इस साइड से। मैंने थोड़ा अलग से बनाया है बिकॉज मैं डायग्राम को बेकार नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये स्टेरनम रहेगा और स्टेरनम के मिडल में हार्ट है, इसलिए इस पोजीशन है उसे कहते हैं मीडिया, मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम, स्टेनम मतलब स्टेरनम बोन, स्टेरनम बोन के मिडल पार्ट में जगह दी गई है। तो आई होप आपको समझ गया होगा क्यों ये 700 ग्राम है।